से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें तो स्टूडेंट आज की क्लास में फिजिक्स का एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। अभी तक की पीछे की क्लासेस में स्टूडेंट अपन ने रे ऑप्टिक्स से संबंधित जो भी टॉपिक्स थे उनको अपन ने कवर किया है, जिसमें परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, दर्पण, प्रिज्म, मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है अपन ने। सही है। अब यहाँ पर किरण प्रकाशिकी के बाद में तरंग प्रकाशिकी का अध्ययन करने वाले हैं। फिजिक्स का एक नया लेसन चालू कर रहे हैं आज। तरंग प्रकाशिकी क्या होती है? वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पूरा हो चुका है। ऑप्टिक्स की दो प्रकार है, दो शाखाएं होती है ऑप्टिक्स की, एक रे ऑप्टिक्स होती है और एक वेव ऑप्टिक्स होती है। तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी पढ़ चुके हैं, तरंग प्रकाशिकी आज से क्लास से चालू कर रहे हैं अपन टॉपिक। तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश से संबंधित जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं का अध्ययन करने वाले हैं, और प्रकाश से संबंधित केवल 3 घटनाएं हैं जो इस लेसन में अपन कवर करने वाले हैं। और वो 3 घटना है स्टूडेंट व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इन 3 घटनाओं के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सॉरी इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक को टारगेट करें तो आज की क्लास का टॉपिक होगा स्टूडेंट अपना तरंग प्रकाशिकी का इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी क्या परिचय है, इसकी भूमिका क्या है, प्रकाश की इन घटनाओं से संबंधित नियमों और सिद्धांतों के अंतर्गत। साथ ही यहाँ पर तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया, किस आधार पर किया, कैसे किया और क्या है ये तरंग सिद्धांत है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, इन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। सही है, तो यहां पर आज की क्लास में तरंग प्रकाशिकी स्टार्ट हो चुकी है स्टूडेंट। तरंग प्रकाशिकी, प्रकाश का संचरण तरंग के रूप में होता है क्या? आज से आगे की क्लासों में तरंग की बात करेंगे, प्रकाश किरण की बात नहीं करेंगे। अभी तक अपन प्रकाश किरण की बात कर रहे थे, आज से प्रकाश तरंग की बात करने वाले हैं। तो ये प्रकाश तरंग क्या है, कैसे प्राप्त हुई, अपने को किस आधार पर दी गई, तो यहां पर इसके बारे में यदि सबसे पहले देखा जाए तो न्यूटन ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। सही है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। सबसे पहले यहां पर तरंग प्रकृति को समझने के लिए इससे न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बारे में बात करें जो 1675 के अंतर्गत दिया गया। बहुत पहले की बात है, 1675 में यह सिद्धांत दिया गया था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन की जो ऑप्टिक्स बुक्स है इसमें इसमें डिटेल से इसके बारे में दिया हुआ है। सही स्टूडेंट, तो यहां पर ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में यदि मैं एक सटीक लाइन कहना चाहूं आपको तो यहां पर इस कणिका सिद्धांत के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से असंख्य और सूक्ष्म कण उत्सर्जित होते हैं, अदृश्य कण उत्सर्जित होते हैं, उन अदृश्य कणों को कणिकाएं कहते हैं। सही है, मतलब यहां पर प्रकाश के लिए जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया गया वो कणिका सिद्धांत क्या था उसे इसे एक लाइन में समझ लो स्टूडेंट आप क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि प्रकाश स्रोत से असंख्य और अनगिनत सूक्ष्म अदृश्य तरंगे, अदृश्य कण उत्सर्जित होते हैं, उन अदृश्य कणों को कणिकाएं कहा गया। ये कणिकाएं किसी प्रकाश स्रोत से जब उत्सर्जित होती है या निकलती है तो सभी दिशाओं में समान चाल से गमन करती है। सभी दिशाओं में ये कणिकाएं समान चाल से गमन करती है। प्रकाश स्रोत से जो कणिकाएं निकल रही है, जो कण अदृश्य कण उत्सर्जित हो रहे हैं, उन अदृश्य कणों को कणिकाएं कहा गया। ये अदृश्य कणिकाएं न्यूटन के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन का आधार बने। सही है, तो कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से असंख्य कणिकाएं उत्सर्जित होती है। ये कणिकाएं प्रकाश स्रोत से सभी दिशाओं में उत्सर्जित होती है, सभी दिशाओं में गमन करती है, एक समान चाल से गमन करती है। सही है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर बताया गया। न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है उसके आधार पर यह भी बताया गया कि प्रकाश का जब संचरण किसी माध्यम में होता है तो प्रकाश के संचरण के लिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है, गमन करता है, तो जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो विरल से सघन माध्यम में जाने पर वो विलंब की ओर मुड़ जाता है और इसके आधार पर
न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर बताया गया है। जो गलत है आगे अपन देख रहे हैं, गलत है क्यों है, क्योंकि यहां पर आज जानते हैं अपन कि क्या होता है, लेकिन इस सिद्धांत में क्या कहा गया, इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में अधिक होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ये इस न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार बताया गया। सही है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार क्या कहा गया कि जब विरल माध्यम की तुलना में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, लेकिन गलत है स्टूडेंट। जानते हैं, आज अच्छी तरह जानते हैं अपन क्या, कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। सही है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के बाद में सन 1678 में डच वैज्ञानिक क्रिस्टियन हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इस तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया कि प्रकाश का जो संचरण है, प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है। प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है, यह हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार बताया गया। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का सिद्धांत कह सकते हो, प्रकाश का तरंग सिद्धांत इसे कह सकते हैं, जिसके अनुसार प्रकाश का संचरण तरंगों के रूप में होता है। ये तरंगें किसी स्रोत से उत्सर्जित होती है तो सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से ही गमन करती है। और प्रकाश की चाल क्या होती है स्टूडेंट जानते हैं, प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से ये तरंगे उत्सर्जित होती है तो स्रोत के चारों ओर ये तरंगे इस चाल से गमन करती है। c बराबर 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये तरंगे गमन करती है। तरंगे प्रकाश की चाल से गमन करती है। सही है, तरंगे प्रकाश की चाल से गमन करती है। जब स्रोत से निकलती है तो स्रोत से निकलने के बाद में सभी दिशाओं में समान चाल से गमन करती है, और उनकी चाल प्रकाश की चाल रहेगी, और प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सही है स्टूडेंट। अब यहां पर इन तरंगों के संचरण के लिए क्या होना चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंगों के संचरण के लिए, तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये जानते हैं अच्छी तरह। 11वीं क्लास में तरंग के चैप्टर में पढ़ा इस चीज को अच्छी तरह। तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हाइगेंस ने यहां पर इन तरंगों की जो प्रकृति है वो स्टूडेंट मानी है यहां पर अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य तरंगे, इस हाइगेंस ने इन तरंगों को, प्रकाश तरंगों की प्रकृति है वो अनुदैर्घ्य मानी। उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए यहां पर हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी एवं समांगी माध्यम की कल्पना की, और उस माध्यम को नाम दिया गया ईथर। उस माध्यम को नाम दिया गया ईथर। समांगी एवं सर्वव्यापी, अपने चारों तरफ ये व्याप्त है कहने का मतलब। इस माध्यम के कारण ही ये तरंगे प्रकाश की चाल से किसी स्रोत से निकलने के बाद में सभी दिशाओं में संचरित होती है। ये हाइगेंस के सिद्धांत की बात करें, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत ये कह रहा है इन चीजों को। सही है। इसके साथ ही यहां पर ये जो ईथर है, ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें निम्न गुण है, ये भारहीन है, ये पूर्ण प्रत्यास्थ है, और ये अल्प घनत्व के कणों से मिलकर बना है। अल्प घनत्व के कणों से बना है। सही है। ये सिर्फ सर्वव्यापी काल्पनिक माध्यम ईथर की जो विशेषता है वो गुण है, उसमें प्रकाश के संचरण के लिए जो भी आवश्यक गुण चाहिए वो सारे गुण इसमें मौजूद है। उन गुणों में से यहां पर इसकी विशेषता बताएगी कि इस ईथर में भारहीन है, पूर्ण प्रत्यास्थ और अल्प घनत्व वाले कणों से मिलकर बना हुआ है। इस माध्यम में इन तरंगों की चाल प्रकाश की चाल के समान है। सही है।
तो उस अवस्था में यहां पर इस सर्वव्यापी माध्यम में इनके तरंगों के संचरण की इनकी जो चाल है वो v बराबर √E/d है। E यहां पर प्रत्यास्थता, d यहां पर घनत्व। इसका मतलब यहां पर देखो घनत्व क्या है स्टूडेंट, यहां पर अल, घनत्व यहां पर क्या है अल, घनत्व यहां पर क्या है अल, और प्रत्यास्थता बहुत अधिक है इसकी। प्रत्यास्थता क्या है, बहुत अधिक है, प्रत्यास्थता अधिक है और घनत्व कम है। इस कारण इन तरंगों की चाल इस माध्यम में बहुत ज्यादा होती है जो प्रकाश की चाल के तुल्य होती है। सही है, तो यहां पर इस माध्यम में ये गुण मान लीजिए जिसके कारण यहां पर ये तरंगे इस माध्यम में प्रकाश की चाल से ही गमन करती है। इनकी चाल बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा इस अवस्था में होगी जब इनमें प्रत्यास्थता गुण बहुत ज्यादा होगा और इसका घनत्व बहुत कम होगा इस माध्यम का, उस अवस्था में इसकी चाल बहुत ज्यादा होगी। सही है, इसके साथ ही यहां पर हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो उस न्यूटन के कणिका सिद्धांत में दिए गए उस अपवाद को भी पैदा करता है। क्या था अपवाद, कणिका सिद्धांत क्या कह रहा है कि सघन माध्यम में चाल क्या होती है, सघन माध्यम में चाल अधिक होनी चाहिए, ये तो कह रहा है न्यूटन का कणिका सिद्धांत। लेकिन हाइगेंस का जो सिद्धांत है वो कह रहा है कि सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो कम होनी चाहिए, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होनी चाहिए, ये तो कह रहा है हाइगेंस का सिद्धांत। और न्यूटन का कणिका सिद्धांत कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होनी चाहिए। तो ये वाद विवाद यहां पर उत्पन्न हो गया। इस वाद विवाद को दूर किया एक वैज्ञानिक ने, फोकाल्ट नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट प्रयोग के आधार पर इस वाद विवाद को दूर किया और उन्होंने स्पष्ट किया क्या कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा कम होती है। प्रयोग के आधार पर इस वाद विवाद को हमेशा के लिए इस वैज्ञानिक ने दूर कर दिया। वाद विवाद क्या था, न्यूटन का कणिका सिद्धांत कह रहा था कि सघन माध्यम में प्रकाश तरंगों की चाल अधिक होती है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो इस वाद विवाद को दूर किया फोकाल्ट या फोको भी कह सकते हैं, इसे किसी बुक में ये नाम भी आपको मिल सकता है, फोको नामक वैज्ञानिक, फोकाल्ट वही है। सही है, हिंदी और अंग्रेजी उच्चारण का फर्क है यहाँ पर। तो अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने ये स्पष्ट किया क्या कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा कम होती है। तो ये वाद विवाद हमेशा के लिए कम हो गया। अब इस तरंग सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन इनको तो समझा दिया गया, लेकिन ध्रुवण की घटना का सत्यापन इसके आधार पर नहीं किया जा सका। तो इसमें यहां पर एक फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक हो रहा है फ्रेनेल ने यहां पर क्या संशोधन किया कि प्रकाश तरंगों की चाल है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, ये फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक ने बताया। बाद में इस हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में संशोधन किया। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में फ्रेनेल ने क्या संशोधन किया, हाइगेंस ने यह बताया कि प्रकाश तरंगों की अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है, लेकिन प्रकाश तरंगों की वास्तविक प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ये फ्रेनेल ने इसमें संशोधन करके बताया यहाँ पर। सही स्टूडेंट, तो यहां पर हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है वो क्या है, वो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इन कुछ पॉइंट्सों के रूप में अपन समझ सकते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखो, हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का संचरण वो तरंगों के रूप में होता है। सही है, इन तरंगों की जो चाल है, स्रोत से निकलने पर ये तरंगे गमन करती है, संचरित होती है, तो ये प्रकाश की चाल से गमन करती है, जिसका मान है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सही है, अब इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, क्योंकि अनुदैर्ध्य प्रकृति हाइगेंस ने यहाँ पर इनकी बताई है, तो उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, यांत्रिक तरंग है तो इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी और समांगी माध्यम की कल्पना कर ली, जिसे ईथर नाम दिया गया। ईथर या प्रकाश उत्पादक ईथर, किसी बुक में आपको ये भी मिल जाएगा। सर्वव्यापी और समांगी माध्यम ईथर की कल्पना की। ईथर में यहाँ पर ये गुण कि ईथर एक ऐसा माध्यम है जो भारहीन, पूर्ण प्रत्यास्थ और अल्प घनत्व वाले कणों से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर इस माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होनी चाहिए
और प्रकाश की चाल का समीकरण 11th क्लास में पढ़ा स्टूडेंट। यहाँ पर v बराबर तरंगों की जो चाल है वो माध्यम में v बराबर √e/d। e यहाँ पर उस माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक और d यहाँ पर उसका घनत्व है। तो यहाँ पर इस माध्यम की विशेषता में भी आ गई है क्या कि यहाँ पर इसका प्रत्यास्थता है वो बहुत ज्यादा है और इसका घनत्व बहुत कम है। प्रत्यास्थता का जो गुण है वो बहुत ज्यादा है और इसका घनत्व बहुत कम है। तो घनत्व कम और प्रत्यास्थता अधिक होने के कारण तरंगों की जो चाल है इस माध्यम में वो भी बहुत ज्यादा है जो इसके इक्वल मानेंगे। सही स्टूडेंट। इसके बाद में यहाँ पर हाइगेंस की तरंग सिद्धांत में फ्रेनेल ने संशोधन किया क्या कि प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुदैर्ध्य नहीं बल्कि अनुप्रस्थ होती है। इसके साथ यहाँ पर हाइगेंस का न्यूटन के कणिका सिद्धांत के साथ में जो वाद विवाद उत्पन्न हुआ, क्या था वाद विवाद? तरंग सिद्धांत न्यूटन का कणिका सिद्धांत कह रहा था कि सघन माध्यम में प्रकाश तरंगों की चाल अधिक होती है और हाइगेंस सिद्धांत कह रहा था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। इस वाद विवाद को दूर किया फोकाल्ट ने। फोकाल्ट ने अपने प्रयोग के आधार पर, एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये स्पष्ट कर दिया कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सदैव कम होती है। तो ये वाद विवाद हमेशा के लिए दूर हो गया। सही स्टूडेंट। तो ये था अपना प्रकाश का हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ हाइगेंस क्या है, ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत यहाँ पर इन पॉइंट्स के रूप में यहाँ पर समझा जा सकता है। अब यहाँ पर हाइगेंस के सिद्धांत को और अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पर एक शब्द, एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं अपन, और वो है वेव फ्रंट। तरंगाग्र क्या है? तरंगों के संचरण का जो पथ है वो तरंगों के संचरण का पथ कैसा होगा, उस पथ का संचरण यहाँ पर तरंगाग्र के रूप में हो रहा है। तो ये तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र कितने प्रकार के होंगे, तो यहाँ पर इसको इसके आधार पर और समझ रहे हैं अपन। तो देखो यहाँ पर तरंगाग्र, तरंगाग्र होता क्या है इसकी बात करें यहाँ पर। मतलब दो टॉपिक तो अपन ने पढ़ लिए यहाँ पर, दो टॉपिक इसके साथ क्या थे, वो थे यहाँ पर कणिका सिद्धांत और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। अब यहाँ पर इसी में तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट अपन, क्या, ये तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र, वेव फ्रंट क्या है, ये वेव फ्रंट, तरंगाग्र क्या होता है। तरंगों के संचरण के लिए अपन ने पढ़ा है क्या कि किसी स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो वो तरंगों के रूप में संचरित होता है। ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहता है। सही है। ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत कहता है कि जब किसी स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है तो उसका संचरण तरंगों के रूप में होता है। ये तरंगे उस स्रोत से सभी दिशाओं में, इनसे जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है वो सभी दिशाओं में समान रूप से गति करता है, प्रकाश की चाल से वो गति करता है। कहने का मतलब ये तरंगे प्रकाश की चाल से सभी दिशाओं में गमन करती है। तो यदि किसी क्षण इन बिंदुओं का बिंदु पथ देखा जाए तो वो स्रोत से समान दूरी तय करता है और समान दूरी पर स्थित उस बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। तो इस आधार पर तरंगाग्र को परिभाषित किया गया। तरंगाग्र किसे कहते हैं? समान कला में दोलन करने वाले तरंगों की निधि को, समान कला में दोलन करने वाले कणों की निधि को तरंगाग्र कहते हैं। अर्थात वह तल जिसमें कंपन करने वाले या दोलन करने वाले कणों की कला एक समान होती है उसे तरंगाग्र कहते हैं। ये इसकी आसान सी डेफिनेशन। तरंगाग्र क्या है, तरंगाग्र की आसान सी डेफिनेशन यहाँ पर सही है। समान कला में दोलन करने वाले कणों की निधि को तरंगाग्र कहते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट तरंगाग्र की जो प्रकार है वो तीन प्रकार यहां पर दिए गए। तरंगाग्र तीन प्रकार के होते हैं। एक गोलीय तरंगाग्र, नंबर 2 बेलनाकार तरंगाग्र, और नंबर 3 समतल तरंगाग्र। तरंगाग्र के ये तीन प्रकार हैं। सही है। ये तीन प्रकार के तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। अंग्रेजी में कहने तो स्फेरिकल, वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल, वेव फ्रंट, और यह है प्लेन वेव फ्रंट। सही है। तरंगाग्र के ये तीन प्रकार, प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर तरंगाग्र के ये प्रकार दिए गए हैं। यहां पर प्रकाश स्रोत की जो आकृति होगी, प्रकाश स्रोत यहां पर कैसा होगा, यहां पर प्रकाश स्रोत
बिंदुवत होगा। यहां पर प्रकाश स्रोत कैसा होगा, यहां पर प्रकाश स्रोत रेखीय होगा और यहां पर प्रकाश स्रोत बिंदुवत या रेखीय ही है, जो अनंत पर होता है। बिंदुवत या रेखीय होता है लेकिन वो अनंत पर होता है। तो देखो यहां पर पहला तरंगाग्र का प्रकार गोलीय तरंगाग्र क्या होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होता है, ये अपने पास एक प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से तरंगे उत्सर्जित हो रही है और ये तरंगे समान कला में दोलन कर रही है, तो उस अवस्था में ये तरंगे इस प्रकार माध्यम में सभी दिशाओं में समान चाल से, प्रकाश की चाल से संचरित हो रही है। ठीक है, तो किसी समय पर इन तरंगों के संचरण का, कणों के संचरण का जो बिंदुपथ है वो बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। तो ये है यहां पर गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र इस प्रकार इस प्रकाश स्रोत के चारों, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, यदि किसी स्थिर पानी के ऊपर पत्थर फेंका जाए तो पत्थर जिस स्थान से टकराता है उस स्थान के चारों ओर ऐसी गोलाकार आकृतियां सी अपने को दिखाई देती है, वही गोलाकार आकृतियां गोलीय तरंगाग्र कहलाती है। उन्हीं आकृतियों को गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, जो उस पत्थर के स्थान से, उस बिंदु से, जिस बिंदु से पत्थर टकरा रहा है उस बिंदु से उत्सर्जित हो रही है। सही है, तो यहां पर गोलीय तरंगाग्र कब उत्सर्जित होगा, कब प्राप्त होगा, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होगा। अब यहां पर यदि देखिए बेलनाकार तरंगाग्र की, तो बेलनाकार तरंगाग्र में देखिए यदि प्रकाश स्रोत रेखीय स्रोत होता है, प्रकाश स्रोत रेखीय स्रोत होता है इस प्रकार रेखा के रूप में, तो उससे उत्सर्जित जो तरंगे हैं वो माध्यम में सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश की चाल से संचरित होती है। सही है, इस प्रकार प्रकाश की चाल में के रूप में संचरित हो रही है, लेकिन यहां पर इन तरंगों का जो बिंदुपथ होगा वो बिंदुपथ यहां पर बेलनाकार रूप में होगा, इस प्रकार। तो यहां से इस बेलनाकार तरंगाग्र के रूप में इन तरंगों का संचरण हो रहा है, कब, जब रेखीय स्रोत होता है। प्रकाश स्रोत जब रेखीय होता है तो रेखीय स्रोत होने पर उसके चारों ओर विभिन्न दिशाओं में तरंगों का जो संचरण है वो इस बेलनाकार तरंगाग्र के रूप में होता है। इस प्रकार का तरंगाग्र बेलनाकार तरंग। तो गोलाकार तरंगाग्र कब मिलेगा, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत होगा। बेलनाकार तरंगाग्र कब मिलेगा, जब प्रकाश स्रोत रेखीय होगा। ठीक है, तीसरी बात करें अपन समतल तरंगाग्र की। समतल तरंगाग्र कब प्राप्त होगा, सही है। तो समतल तरंगाग्र की स्टूडेंट यदि बात करें अपन, तो जब ये बिंदु स्रोत और रेखीय स्रोत अपने से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं, ठीक है, जैसे किसी पानी में पत्थर फेंका और पत्थर बहुत ज्यादा दूरी पर जाकर टकरा रहा, अपने को दिखाई नहीं दे रहा कहां टकरा रहा है, तो उस पत्थर के टकराने के बाद में अपनी तरफ वहां से कोई तरंगाग्र आता हुआ प्रतीत होगा, तो वो एक समतल तरंगाग्र के रूप में होगा। तो जब बिंदु स्रोत और रेखीय स्रोत अत्यधिक दूरी पर होते हैं तो उनसे बनने वाले जो तरंगाग्र है, उनसे बनने वाले तरंगाग्र समतल होते हैं। इस प्रकार समतल रेखा के रूप में, तल के रूप में उस स्थान से अपनी ओर आते हुए प्रतीत होते हैं। उस प्रकाश स्रोत से, जहां पर वो प्रकाश स्रोत बिंदुवत या रेखीय रूप में होता है, उससे अत्यधिक दूरी होने पर उसके कारण उस तरंगाग्र का एक भाग ही केवल अपनी तरफ आता हुआ प्रतीत होता है, जो एक समतल तरंगाग्र के रूप में होता है। तो समतल तरंगाग्र उस अवस्था में बनता है जब बिंदु स्रोत या रेखीय स्रोत अपने से अत्यधिक दूरी पर या अनंत दूरी पर होते हैं, तो उस स्थिति में समतल तरंगाग्र बनता है। तो यहां पर एक टॉपिक था इसमें, तरंगाग्र क्या होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास में एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया है। तरंग प्रकाशिकी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत और तरंगाग्र। इसी के आधार पर इस लेसन को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, तरंगाग्र और हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर ही। सही है, तो आज की क्लास में 3 टॉपिक डिस्कस किए, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत और तरंगाग्र क्या होता है, ये आज की क्लास में डिस्कस किया है। यदि इस टॉपिक में स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और साथ ही वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाइए, इससे अपलोड होने वाले नए वीडियो की जानकारी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट।